हेलो एवरीवन और आप सबका स्वागत है नीट बायोलॉजी लेक्चर सीरीज में। और इस सेशन में हम जो नीट के पीवी से क्वेश्चंस हैं जो कि रिलेटेड है सेल साइकिल और सेल डिवीजन से, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो अब तक अगर आपने नीट का एग्जाम देखा होगा, आपने उसके अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं तो उसका पैटर्न अब तक आपको पता लग गया होगा। और जो हमारे पिछले लेक्चर्स हैं उसको देखकर भी आपको नीट का पैटर्न पता लग गया होगा। तो नीट में जो है वो आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन जो होंगे वहां पे आपको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, तो आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और आपको उसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना होगा। ठीक है, तो आपको माइटोसिस या मियोसिस की किसी भी स्टेज के बारे में आपसे पूछा जाएगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर आपको प्रोफेज में क्या होता है, मेटाफेज में क्या होता है, एनाफेज और टीलोफेज में क्या होता है, ये आपसे पूछा जाएगा। फिर आपसे कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि जो डीएनए कंसंट्रेशन है वो G2 फेज में क्या होता है या G1 फेज में क्या होता है। ठीक है, तो इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं डीएनए कंसंट्रेशन पे। फिर आपको कुछ इमेजेस दी जाएंगी। ठीक है, तो और आपको इमेजेस को आपको फिर आइडेंटिफाई करना होगा। फिर कोई क्वेश्चन होते हैं नीट एग्जाम में जो कि स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं, तो वहां पे आपको 4 स्टेटमेंट दी जाएगी और आपको उन चारों स्टेटमेंट को आपको उनमें से करेक्ट या इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना होगा। और कुछ क्वेश्चंस होते हैं कॉलम बेस्ड होते हैं, जहां पे आपको 2 कॉलम दिए जाएंगे और आपको उन 2 कॉलम को आपस में मैच करना होगा। तो आइए इस लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है साइनेप्सिस अकर बिटवीन। तो ये नीट 2009 में आया हुआ है, तो ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। साइनेप्सिस किसके बीच में होता है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि साइनेप्सिस होता क्या है। तो साइनेप्सिस, ठीक है, हम पहले इस बारे में चर्चा कर चुके हैं। साइनेप्सिस होता है पेयरिंग ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। पेयरिंग ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम, दिस इज नोन एज द साइनेप्सिस। ठीक है, अब साइनेप्सिस जो होती है वो किसके दौरान होती है? जाइगोटीन के दौरान। जाइगोटीन ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1। ठीक है, तो आपको पता है कि प्रोफेज 1 की क्या क्या स्टेजेस होती हैं। तो अगर हम मियोसिस 1 की बात करें तो पहले तो मियोसिस जो होता है वो 2 स्टेजेस में डिवाइडेड होता है। मियोसिस 2 फेजेस में होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। तो जाइगोटीन प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 का है, यानी कि मियोसिस 1 की कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं? प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1। ठीक है, ऐसे ही मियोसिस 2 होता है। मियोसिस 2, प्रोफेज 1, प्रोफेज 2, फिर एनाफेज 2, प्रोफेज मेटाफेज सॉरी, प्रोफेज 1 होता है, प्रोफेज 2 होता है, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2। ठीक है, अब प्रोफेज 1 की क्या क्या चीजें होती हैं? 5 सब चीजें होती हैं इसमें प्रोफेज 1 में, तो वो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं हम। पहली स्टेज कौन सी होती है? लेप्टोटीन। फिर होती है जाइगोटीन, जहां पे साइनेप्सिस होता है। तो जाइगोटीन इज दी सेकेंड स्टेज ऑफ द प्रोफेज 1। सेकेंड स्टेज है ये, पहली है लेप्टोटीन, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, फिर होता है डिप्लोटीन और फिर लास्ट स्टेज होती है डायकाइनेसिस। ठीक है, तो ये 5 स्टेजेस होती है। ठीक है, आगे चलते हैं।
साइनेप्सिस किसके बीच में होता है? पहला ऑप्शन है एमआरएनए या राइबोसोम्स, दूसरा ऑप्शन है स्पिंडल फाइबर्स एंड सेंट्रोमियर, तीसरा ऑप्शन है दो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में, और चौथा ऑप्शन है मेल और फीमेल गैमीट के बीच में जो पेयरिंग होती है, कह रहे हैं उसको साइनेप्सिस कहते हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ठीक है, आंसर देख लेते हैं इसका। आंसर है इसका टू होमोलोगस क्रोमोसोम। तो दो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में जो पेयरिंग होती है उसे हम कहते हैं साइनेप्सिस। ठीक है, ठीक है, और इसकी वजह से क्या बनता है? साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो कुछ प्रोटीन्स भी इन्वॉल्व होते हैं, तो ये दोनों मिला के क्रोमोसोम्स और प्रोटीन्स ये बनाते हैं साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। क्लियर है? साइनेप्सिस कैसा दिखेगा? देयर इज अ पेयरिंग ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, ये दो क्रोमोसोम है और जो क्रोमोसोम है वो सेंट्रोमियर से जुड़ा होता है। दो जो क्रोमैटिड्स होते हैं इसके, वो सेंट्रोमियर की मदद से जुड़े होते हैं। तो ये क्रोमोसोम हो गया, फिर दूसरा क्रोमोसोम, ये सेंट्रोमियर हो गया, ये ऐसे अटैच्ड। तो इन दोनों की पेयरिंग को क्या बोलते हैं हम? इसको हम बोलते हैं साइनेप्सिस, यानी कि पेयरिंग ऑफ द होल क्रोमोसोम, और इसको हम बोलेंगे बायोवेलेंट। अब बायोवेलेंट इज फॉर्म्ड आफ्टर द साइनेप्सिस। अब इसे बायोवेलेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे दो क्रोमोसोम मौजूद है, क्रोमोसोम नंबर 1 और क्रोमोसोम नंबर 2। ठीक है, और इसे हम टेट्राड भी कहते हैं। इसे हम टेट्राड कहते हैं। टेट्राड हम इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे चार क्रोमैटिड्स मौजूद है, 1, 2, 3 और 4। ये है चार क्रोमैटिड्स। ठीक है, तभी इसे हम बोलते हैं टेट्राड। टेट्राड हम किसके बेसिस पे देते हैं? क्रोमैटिड्स के बेसिस पे। और बाइवेलेंट होता है क्रोमोसोम्स के बेसिस पे, हम उसे बोलते हैं। दो क्रोमोसोम मौजूद है तो बाइवेलेंट। बाई का मतलब होता है टू, टेट्राड का मतलब होता है, टेट्रा का मतलब क्या होता है? फोर। फोर क्रोमैटिड्स एंड टू क्रोमोसोम्स। ठीक है, आइए एक्सप्लेनेशन इसकी देख लेते हैं। तो साइनेप्सिस इज द पेयरिंग ऑफ द टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है, दैट अकर ड्यूरिंग द प्रोफेज 1। ठीक है, प्रोफेज 1 में भी कौन सी स्टेज में? जाइगोटी ऑफ द मियोसिस। और ये भी आपको याद रखना है, जो साइनेप्सिस होता है ये मियोसिस के दौरान होता है, माइटोसिस के दौरान नहीं होता। ठीक है, और ये साइनेप्सिस बहुत ही जरूरी होता है फॉर द क्रॉसिंग ओवर। तो अगली स्टेज जो होती है पैकिटीन होती है, उसमें फिर क्रॉसिंग ओवर होती है। तो साइनेप्सिस होना बहुत ही जरूरी है, तभी क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन हो पाएगी। अब यहां लिखा है नेक्स्ट, द टू क्रोमोसोम मूव टुगेदर एंड पेयर कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है, along their length as they lie side by side। ठीक है, नाउ द रिजल्टिंग स्ट्रक्चर इज नोन एज अ बाइवेलेंट। तो मैंने आपको दिखाया था कि दो क्रोमोसोम, ठीक है, वो साइड बाय साइड अरेंज होते हैं। ठीक है, दे लाई, ठीक है, साइड टू साइड, और जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर है उसे हम बोलते हैं बाइवेलेंट और टेट्राड। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, इफ यू आर प्रोवाइडेड विद रूट टिप्स ऑफ अनियन in your class and are asked to count the chromosomes, which of the following changes can you most conveniently look into? तो ये जो एक्सपेरिमेंट आपने किया होगा अपने स्कूल टाइम में, ठीक है, अनियन रूट टिप एक्सपेरिमेंट, और ये हम क्यों करते हैं? ठीक है, हम यहाँ पे क्रोमोसोम्स देखना चाहते हैं या क्रोमोसोम को काउंट करना चाहते हैं। तो कौन सी ऐसी स्टेज होती है जहाँ पे क्रोमोसोम क्लियरली विजिबल होते हैं और हम उसे काउंट कर सकते हैं? ऐसी कौन सी स्टेज होती है? ठीक है, तो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है कौन सी ऐसी स्टेज होती है जहां पर आप क्रोमोसोम्स को क्लियरली विजिबल होते हैं और कहां पे आप उसको काउंट भी कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है? मेटाफेज, दूसरा है एनाफेज, तीसरा है टीलोफेज और चौथा है प्रोफेज। ठीक है, तो प्रोफेज के दौरान क्या होता है? क्रोमोसोम कंडेंसेशन होनी शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है? मेटाफेज। मेटाफेज पे क्रोमोसोम इक्वेटोरियल लाइन पर अरेंज होते हैं। एनाफेज में सेपरेशन होनी शुरू हो जाती है और टीलोफेज में फिर इज द रिवर्स ऑफ द प्रोफेज। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या है? मेटाफेज। क्लियर? एक्सप्लेनेशन हम इसकी देख लेते हैं। क्रोमोसोम आर मोस्ट डिस्टिंक्ट इन द मेटाफेज स्टेज। तो प्रोफेज के दौरान क्या हो रहा था? प्रोफेज के दौरान क्रोमोसोम की कंडेंसेशन हो रही होती है
और वो कंडेंस होते रहते हैं। और मेटाफेज के दौरान क्या होता है, these chromosomes are clearly visible, most distinct, या आप इसको लिख सकते हैं, they are clearly visible also। ठीक है। अब टीलोफेज स्टेज में क्या होता है, दे रिगेन देयर कॉइल्ड कॉम्पोजिशन। ठीक है। तो टीलोफेज में क्या होता है, अनकॉइलिंग होनी शुरू हो जाती है। ठीक है। टीलोफेज इज रिवर्स ऑफ द प्रोफेज। टीलोफेज में क्या होता है फिर, देयर इज डीकंडेंसेशन। आप इसको आप इसको याद रखिए, देयर इज डीकंडेंसेशन। ठीक है, ये अनकॉइलिंग होनी शुरू हो जाती है। अब एनाफेज में क्या होता है, क्रोमैटिड सेपरेट। अगर हम माइटोसिस की बात करें तो वहां पे क्रोमैटिड की सेपरेशन होती है, एंड दिस क्रोमैटिड सेपरेट बिकॉज देयर इज अ डिवीजन ऑफ द सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर की डिवीजन होती है, उसकी वजह से फिर क्रोमैटिड सेपरेट कर पाते हैं और वो ऑपोजिट पोल्स पर चले जाते हैं। जो दो क्रोमैटिड्स होते हैं, दो सिस्टर क्रोमैटिड होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम के, वो अलग अलग या ऑपोजिट पोल्स पर चले जाते हैं। और ये कैसे जाते हैं, तो माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं वो अटैच करते हैं कहाँ पर, काइनेटोकोर, जो कि सेंट्रोमियर में प्रेजेंट होता है। और ये फिर माइक्रोट्यूब्यूल्स इनको क्रोमैटिड्स को पुल करते हैं टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल, जिसकी वजह से सेपरेशन होती है। ठीक है। अब प्रोफेज में क्या होता है, द क्रोमोसोम अपीयर लाइक थ्रेड लाइक। तो क्रोमोसोम, ठीक है, कंडेंसेशन प्रोफेज में होती है, और प्रोफेज की जो लेट प्रोफेज होता है या प्रोफेज के अंत में क्रोमोसोम थ्रेड लाइक जैसे दिखते हैं। ठीक है। एंड इंडिविजुअल क्रोमैटिड्स कैन नॉट बी सीन। तो इंडिविजुअल क्रोमैटिड्स तो नहीं दिखते, पर वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की तरह दिखते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है। पर जो मेटाफेज स्टेज होती है वहां पे डिस्टिंक्टली क्रोमोसोम्स दिखते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग precedes reformation of the nuclear envelope during M phase of the cell cycle। ठीक है, दोबारा पढ़ लेते हैं हम क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, आपको यहाँ पे चार आपको स्टेटमेंट दी गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट precedes reformation of the nuclear envelope during the M phase, यानी कि न्यूक्लियर एनविलप। ठीक है, कहाँ बनता है, रिफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर एनविलप या रीअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियर एनविलप होता है टीलोफेज स्टेज में। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ये क्वेश्चन जो है नीट 2004 में आया हुआ है। तो ऑप्शन देखते हैं, डीकंडेंसेशन फ्रॉम द क्रोमोसोम एंड रीअसेंबली ऑफ द न्यूक्लियर एमाइना। फिर ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन बी है ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम क्रोमोसोम एंड रीअसेंबली ऑफ द न्यूक्लियर एमाइना। ऑप्शन नंबर सी है फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ द फ्रैगमोप्लाज्म। एंड ऑप्शन नंबर डी क्या है, फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग एंड ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम द क्रोमोसोम। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर है decondensation from the chromosome and reassembly of the nuclear lamina। ठीक है, डिकंडेंसेशन होनी शुरू हो जाती है क्रोमोसोम्स की, और न्यूक्लियर लमाइना की रीअसेंबली होनी शुरू हो जाती है। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो टीलोफेज के दौरान क्या होता है, टीलोफेज एक एम फेज का एक पार्ट है। ठीक है, एम फेज ऑल्सो नोन एज दी माइटोटिक फेज। ठीक है, यहाँ पे द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर एंड द क्रोमोसोम्स दे डीकंडेंस। क्रोमोसोम की डीकंडेंसेशन भी होती है। तो माइटोटिक फेज, ठीक है, ये दो फेजेस में होता है। पहला होता है कैरियोकाइनेसिस, विच इज नोन एज द न्यूक्लियर डिवीजन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस के दौरान कौन कौन सी चीजें होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। तो टीलोफेज जो है वो एक कैरोकाइनेसिस की सबस्टेज है, जो कि एम फेज के दौरान होता है।
ठीक है। और टीलोफेज के दौरान क्या हो रहा है, इट इज द रिवर्स ऑफ द प्रोफेज, यानी कि यहाँ पे जो भी गतिविधियां हो रही हैं वो प्रोफेज की बिल्कुल ऑपोजिट होती हैं। तो टीलोफेज के दौरान क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर्स, न्यूक्लियोलस रीअपियर्स, ठीक है, एंड देयर इज अ डीकंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम। ठीक है, आइए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है बेस्ट मटेरियल फॉर द स्टडी ऑफ माइटोसिस। कौन सा ऐसा बायोलॉजिकल मटेरियल होता है जो कि माइटोसिस को स्टडी करने के लिए सबसे बेस्ट होता है? क्या वो एंथर होता है? एंथर किसका पार्ट होता है? एंथर हमारा पार्ट होता है किसका? तो आपने पढ़ा होगा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसको हम बोलते हैं एंड्रोशियम। ठीक है, तो एंथर पार्ट होता है स्टेमन का। ठीक है, तो स्टेमन ऐसे दिखता है, ये जो रीजन होता है ये होता है फिलामेंट, और ये जो होता है ये होते हैं एंथर्स। ठीक है, ये एंटायर स्ट्रक्चर क्या है, स्टेमन। ठीक है, ये होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ऑल्सो नोन एज द एंड्रोशियम। अब नेक्स्ट क्या है, रूट टिप। तो रूट टिप, नेक्स्ट है लीफ टिप, और चौथा ऑप्शन है ओवरी। तो इनमें से कौन सा ऐसा मटेरियल है, बायोलॉजिकल मटेरियल, जो कि माइटोसिस को स्टडी करने के लिए सबसे ज्यादा, ठीक है, ठीक है, सबसे एफिशिएंट है, ठीक है, बेस्ट मटेरियल है? इसका आंसर देख लेते हैं हम। इसका आंसर क्या है, रूट की टिप्स, जैसे कि अनियन रूट टिप। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एंथर सेल को काट कर रूट टिप्स। ठीक है, तो एंथर सेल्स थे एक ऑप्शन, एंथर सेल्स आर यूज्ड टू स्टडी मियोसिस, और जो रूट टिप्स हैं, रूट टिप्स आर यूज्ड टू स्टडी द माइटोसिस। ठीक है, क्लियर? आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या है, इफ अ डिप्लॉयड सेल, यानी कि डिप्लॉयड सेल क्या हो गया, 2n, यानी कि इसमें दो क्रोमोसोम सेट है। इफ अ डिप्लॉयड सेल इज ट्रीटेड विद कॉल्चिसिन, देन इट बिकम्स, अगर हमने डिप्लॉयड सेल को कॉल्चिसिन से ट्रीट कर दिया, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सी माइटोसिस भी, यानी कि आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड माइटोसिस। ठीक है, यहाँ पे कॉल्चिसिन क्या करता है, इसकी वजह से पॉलीप्लॉइडी, इट लीड्स टू पॉलीप्लॉइडी, यानी कि प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, मेनी सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो अगर हम किसी भी डिप्लॉयड सेल को कॉल्चिसिन से ट्रीट करते हैं तो किस प्रकार का सेल बनता है, ट्रिप्लॉयड सेल, टेट्राप्लॉयड सेल, डिप्लॉयड या मोनोप्लॉयड। ट्रिप्लॉयड क्या हो गया, 3n, यानी कि 3 क्रोमोसोम सेट यहाँ मौजूद है। टेट्राप्लॉयड क्या हो गया, 4n, यहाँ पे 4 क्रोमोसोम सेट अवेलेबल है। डिप्लॉयड क्या होता है, 2n, यानी कि 2 क्रोमोसोम सेट्स आर अवेलेबल। और मोनोप्लॉयड यानी कि n। ठीक है, 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। चारों ऑप्शन, कॉल्चिसिन कहाँ से मिलता है, कॉल्चिसिन ऑटोमोनेल से। ठीक है, वहां से मिलता है कॉल्चिसिन। तो इसका आंसर देखते हैं, टेट्राप्लॉयड। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अब कॉल्चिसिन क्या करता है, कॉल्चिसिन ये स्पिंडल फॉर्मेशन को इनहिबिट करता है। इट इनहिबिट्स द स्पिंडल फॉर्मेशन, ड्यू टू विच क्रोमैटिड्स आर अनेबल टू सेपरेट ड्यूरिंग द एनाफेज। तो आपको पता है, एनाफेज के दौरान अगर हम, ठीक है, माइटोसिस की बात करें, एनाफेज के दौरान क्रोमैटिड्स की सेपरेशन होती है। ठीक है, सो अगर इफ अ डिप्लॉयड सेल इज ट्रीटेड विद कॉल्चिसिन, अगर हमने किसी डिप्लॉयड सेल को कॉल्चिसिन से ट्रीट कराया है, इसकी वजह से क्रोमोसोम की डबलिंग हो जाती है और हमें क्या मिलेगा, टेट्राप्लॉयड। अब कॉल्चिसिन क्या होता है, इट इज एल्कोलॉइड विच इज ऑब्टेन फ्रॉम द कॉल्चिसिनम ऑटोमनेल। यहाँ से पाया जाता है कॉल्चिसिनम ऑटोमनेल से। तो अगर सोमैटिक सेल क्या होंगे, डिप्लॉयड, तो कॉल्चिसिन से अगर हम इसे ट्रीट करेंगे, ठीक है,
तो कॉल्चिसिन क्या कर देगा, स्पिंडल फॉर्मेशन को इनहिबिट कर देगा। अगर स्पिंडल से नहीं बन रहे तो यहाँ पे क्रोमैटिड्स की सेपरेशन नहीं हो पाएगी और हमें क्या मिलेगा, एक टेट्राप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ड्यूरिंग सेल डिवीजन द स्पिंडल फाइबर अटैच टू द क्रोमोसोम एट अ रीजन कॉल्ड, नीट 2000 में आया हुआ है। इस प्रकार के क्वेश्चन हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। सेल डिवीजन के दौरान स्पिंडल फाइबर्स कहाँ अटैच होते हैं, क्रोमोसेंटर पर, काइनेटोकोर रीजन में, सेंट्रियोल रीजन में या क्रोमोमियर में। ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है काइनेटोकोर। ठीक है, ये आपको पहले ही मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं काइनेटोकोर क्या होता है। ठीक है, ये एक रीजन होता है जो कि कहाँ मौजूद होता है, ये मौजूद होता है सेंट्रोमियर में, और ये एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। एंड ठीक है, अब देख सकते हैं काइनेटोकोर, इट इज द प्रोटीनेशियस कवरिंग ऑफ द सेंट्रियोल टू विच स्पिंडल फाइबर अटैच। ठीक है, अब काइनेटोकोर फॉर्म इन दी सेंट्रल रीजन, ठीक है, और दी सेंट्रोमियर, तो सेंट्रोमियर के अंदर मौजूद होता है ये काइनेटोकोर। ठीक है, जो काइनेटोकोर होता है कंसिस्ट ऑफ एन इनर रीजन एंड एन आउटर रीजन। काइनेटोकोर के दो रीजन होते हैं, इनर रीजन और आउटर रीजन। द इनर रीजन इज बाउंड टू दी क्रोमोसोमल डीएनए, जो अंदर का रीजन होता है वो क्रोमोसोमल डीएनए से बाउंड होता है, अटैच होता है। जो आउटर रीजन होता है, ठीक है, वो स्पिंडल फाइबर से अटैच होता है। ठीक है, जो काइनेटोकोर होता है assembles on the centromere and links the chromosome to the microtubules। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो काइनेटोकोर होता है वो उससे ये माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच्ड होते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग दी माइटोसिस, ठीक है, एज वेल एज ड्यूरिंग दी मियोसिस। अब यहाँ पे क्या लिखा है, इट्स प्रोटीन ऑल्सो हेल्प टू होल्ड द सिस्टर क्रोमैटिड टुगेदर एंड प्ले अ रोल इन द क्रोमोसोम एडिटिंग। ठीक है, क्लियर है काइनेटोकोर के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है माइक्रोट्यूब्यूल से रिलेटेड। तो माइक्रोट्यूब्यूल इज इन्वॉल्व इन दी, किस चीज में इन्वॉल्व होता है, तो ये क्वेश्चन जो है नीट 1998 में आया हुआ है। माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है, जो कि बनाते हैं स्पिंडल फाइबर्स, और माइक्रोट्यूब्यूल्स खुद किसके बने होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन के। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स किस चीज में इन्वॉल्व होते हैं, ऑप्शन ए है सेल डिवीजन में, मसल कॉन्ट्रैक्शन में, मेम्ब्रेन आर्किटेक्चर में, या डीएनए को रिकॉग्नाइज करने में। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है सेल डिवीजन। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर इन्वॉल्व इन दी सेल डिवीजन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, माइक्रो स्पिंडल फाइबर्स इन्वॉल्व इन सेल डिवीजन। ठीक है, यानी कि माइक्रोट्यूब्यूल्स हम कह सकते हैं इन्वॉल्व इन सेल डिवीजन, और माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या बनाते हैं, स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स आर मेड अप ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स। लिख सकते हैं, ट्यूब्यूलिन एक प्रोटीन होता है जो कि प्रेजेंट होता है किसमें, माइक्रोट्यूब्यूल्स में। और जो माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलके क्या बनाते हैं, स्पिंडल फाइबर। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाउ मेनी माइटोटिक डिविजन्स आर नीडेड फॉर अ सिंगल सेल टू मेक 128 सेल्स। कितनी माइटोटिक डिवीजन चाहिए होगी एक सिंगल सेल को 128 सेल्स बनाने के लिए। तो आपको पता है माइटोसिस के बाद कितने सेल्स बनते हैं, दो सेल्स बनते हैं। मियोसिस के बाद कितने सेल्स बनते हैं, चार सेल्स बनते हैं। तो 128 सेल्स बनाने के लिए कितनी माइटोटिक डिविजन्स चाहिए होंगी, तो आपको पता होना चाहिए। सपोज अगर एक सेल है तो वो बनाता है दो सेल। ठीक है, दिस इज आफ्टर द फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन। फिर ये दो सेल्स हैं, चार सेल्स बनाएंगे, एंड इट गोज ऑन। तो ये क्या है, सेकंड माइटोटिक डिवीजन। ठीक है,
एंड इट गोज ऑन। ठीक है, ये 4 सेल है, फिर 8 सेल बनाएंगे, 8 सेल फिर 16 सेल्स बनाएंगे। ठीक है, 128 सेल्स को बनाने के लिए कितने चाहिए होंगी? 7 डिविजन्स। ठीक है, क्लियर है? एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इन माइटोसिस अ सिंगल सेल डिवाइड्स टू फॉर्म 2 डॉटर सेल्स, दैट्स व्हाई एंड माइटोसिस इज आल्सो नोन एज द इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि यहाँ पे क्रोमैटिड्स की सेपरेशन होती है। ठीक है, क्लियर है? तो आप वही फॉर्मूला यूज करेंगे। एक सेल जो है वो 2 सेल बनाता है, फिर 2 सेल से 4 सेल बनते हैं, 4 सेल से फिर 8 सेल बनेंगे एंड इट गोज ऑन। ठीक है, क्लियर है? आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एपिकल मेरिस्टेम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर्स इन। नीट 1997 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज या साइटोकाइनेसिस। तो ये कह रहा है एपिकल मेरिस्टेम में डिविजन्स हो रही हैं, सेल डिविजन्स हो रही हैं। तो एपिकल मेरिस्टेम में किस प्रकार के सेल्स मौजूद होते हैं? मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ठीक है, यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स मौजूद है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ पर अपीयर होती है? मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज या साइटोकाइनेसिस। तो आपको पता है, आप तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको जो ये स्टेजेस हैं इनके बारे में पता होना चाहिए। तो मेटाफेज के दौरान क्या होता है? क्रोमोसोम्स आर अलाइंग एट द इक्वेटर। एनाफेज में सेपरेशन हो रही होती है। टीलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर, ठीक है, अराउंड द क्रोमोसोम सेट्स। इसके अलावा जो सेल ऑर्गेनल्स आल्सो रीअपीयर। साइटोकाइनेसिस में तो क्या हो रहा है? इट लीड्स टू दी सेल डिवीजन। तो इसका आंसर क्या होगा? टीलोफेज। ठीक है, टीलोफेज इसका आंसर होगा। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मेटाफेज में क्या होता है? इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ द स्पिंडल फाइबर्स। तो मेटाफेज के क्या फीचर्स होते हैं? तो मेटाफेज के फीचर्स क्या हो गए? अपीयरेंस ऑफ द स्पिंडल फाइबर, फिर नेक्स्ट क्या है? अरेंजमेंट ऑफ द क्रोमोसोम एट द इक्वेटर। ठीक है, ऑल्सो नोन एज द मेटाफेज प्लेट। फिर है एनाफेज। ठीक है, प्रोफेज में तो आपको पता ही है क्या होता है। प्रोफेज में क्रोमोसोम की डीकंडेंसेशन हो रही होती है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होती है, सेल ऑर्गेनल्स डिसअपीयर होते हैं। एनाफेज के दौरान क्या हो रहा है? सेपरेशन होती है। अगर हम माइटोसिस की बात करें तो देयर इज अ सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड्स। इसके अलावा माइटोसिस की ही बात करें तो हम करेंगे सेंट्रोमियर डिवीजन। मियोसिस में सेंट्रोमियर का डिवीजन नहीं होता है, इसकी वजह से क्रोमोसोम की सेपरेशन होती है और तभी हम मियोसिस को बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। अब टीलोफेज में क्या होता है? टीलोफेज इज आल्सो नोन एज द रिवर्स ऑफ द प्रोफेज। ठीक है, इट इज द रिवर्स ऑफ द प्रोफेज। प्रोफेज का ये रिवर्स होता है। फिर यहाँ पे क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर। मेम्ब्रेन रीअपीयर्स और यहाँ पे क्या होगा? सेल ऑर्गेनल्स भी रीअपीयर कर देते हैं, क्रोमोसोम की डीकंडेंसेशन होनी शुरू हो जाती है। क्रोमोसोम डीकंडेंसेशन बिगिंस। क्लियर है? तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे रीअपीयर करती है टीलोफेज में। एनाफेज इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ द क्रोमोसोम टुवर्ड्स द पोल्स। और साइटोकाइनेसिस के दौरान क्या होता है? देयर इज द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। ठीक है, और इसकी वजह से 2 डॉटर सेल्स बन जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कॉल्चिसिन इज एम्प्लॉयड टू डिप्लोटाइज और हैप्लॉइड सेल। ठीक है, ये नीट 1996 में आया हुआ ये क्वेश्चन। कॉल्चिसिन का क्या रोल होता है? हमने अभी इसके बारे में पढ़ा था। कॉल्चिसिन इनहिबिट दी स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। इसकी वजह से
इट लीड्स टू द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम सेट। तो ये पॉलीप्लॉइडी, इट लीड्स टू पॉलीप्लॉइडी। अगर डिप्लॉइड सेल है तो उसको वो टेट्राप्लॉइड बना देगा, ठीक है। तो अगर डिप्लॉइड सेल होगा तो वो हमने देखा था इसको टेट्राप्लॉइड बना देगा। ऑप्शन देख लेते हैं, इनहिबिट माइटोसिस, इनहिबिट फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल। ऑप्शन नंबर सी है अलाउ रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए ट्वाइस इन वन साइकिल, और ऑप्शन नंबर डी है इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ द सेंट्रोमियर। तो इसका आंसर क्या होगा सही? इसका आंसर होगा इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल्स। स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन को ये इनहिबिट करता है। तो स्पिंडल फाइबर नहीं बनेंगे तो क्या होगा? देयर विल बी नो सेपरेशन, सेपरेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब सेपरेशन नहीं हो पाता तो इट्स लीड्स टू द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एंटायर क्रोमोसोम सेट्स। क्लियर है? चलिए अब एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। कॉल्चिसिन जो होता है, जो कि हमें कॉल्चिसिनम ऑटोमनेल से मिलता है, ये एक माइटोटिक पॉइजन भी बोलते हैं हम इसको, ठीक है। और इससे जो माइटोसिस इंड्यूस होती है इसको हम बोलते हैं सी माइटोसिस, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या होता है? इट इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ द स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। बेस्ट स्टेज टू ऑब्जर्व शेप, साइज एंड नंबर ऑफ द क्रोमोसोम। ऐसी कौन सी स्टेज होती है जहां पे हम क्रोमोसोम की शेप, साइज और उसका नंबर को, ठीक है, इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं? यानी कि कौन सी ऐसी स्टेज होती है, ठीक है, जहां पर क्रोमोसोम्स आर डिस्टिंक्टली विजिबल, ठीक है। इंटरफेज, मेटाफेज, प्रोफेज और टीलोफेज, ये आपके चार ऑप्शंस हैं। इंटरफेज, प्रोफेज, के मेटाफेज और टीलोफेज। तो इंटरफेज आपको पता है तीन सब चीजें होती हैं, G1 फेज, S फेज और G2 फेज, तीन स्टेजेस होती हैं इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे क्रोमोसोम का कुछ में चेंजेस नहीं हो रहे होते ज्यादा। प्रोफेज में क्या होता है? क्रोमोसोम कंडेंसेशन स्टार्ट होती है। क्रोमोसोम कंडेंसेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग दी एंटायर प्रोफेज, और फिर मेटाफेज के दौरान जो क्रोमोसोम है वो डिस्टिंक्टली विजिबल होते हैं, दे आर डिस्टिंक्टली विजिबल, ठीक है। प्रोफेज के दौरान क्रोमोसोम कैसे थ्रेड जैसे दिखते हैं, दे अपीयर लाइक थ्रेड लाइक, ठीक है। और क्रोमोसोम जो क्रोमैटिड्स हैं वो विजिबल नहीं होते। मेटाफेज के दौरान आप क्रोमैटिड देख सकते हैं, एंड क्रोमोसोम आर डिस्टिंक्टली विजिबल एंड दे आर अलाइंड एट द मेटाफेज प्लेट, ठीक है। टीलोफेज में आपको पता है क्रोमोसोम की डीकंडेंसेशन होनी शुरू हो जाती है। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है मेटाफेज। मेटाफेज के दौरान आप शेप, साइज और उसका नंबर आप क्रोमोसोम का इजीली स्टडी कर सकते हैं। तो ड्यूरिंग मेटाफेज सेंट्रोमियर ऑफ द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के में जो क्रोमैटिड्स होते हैं वो सेंट्रोमियर से अटैच्ड होते हैं, ठीक है। तो सेंट्रोमियर ऑफ द क्रोमोसोम लाई ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट, मेटाफेज प्लेट पे वो अरेंज होते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर साइज एंड द स्पेशल अरेंजमेंट। तो ये भी आपको रखना है याद कि मेटाफेज के दौरान जो क्रोमोसोम्स मेटाफेज प्लेट पे अलाइंड होते हैं, they are aligned according to their size as well as the spatial arrangement. So this is the best stage to study the number as well as the morphology of the chromosomes. ठीक है, क्लियर? तो यहीं पे इस सेशन को हम समाप्त करते हैं। अब आपको पता लग गया होगा नीट में किस किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको मेटाफेज और मियोसिस की जो भी स्टेजेस हैं और जो उनके स्टेजेस की भी सब स्टेजेस हैं उसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो आपको काफी डिटेल स्टडी करनी होगी और आप एनसीईआरटी पर ही फोकस कीजिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर आपको देखे कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको इमेजेस भी दी होंगी और आपको उस इमेजेस को आइडेंटिफाई करना होगा। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में, ठीक है। अब जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो हम अगले सेशन में सॉल्व करेंगे। मैं आशा करता हूँ ये सेशन आपको बहुत ही नॉलेजेबल लगा होगा। आप सबका सेशन को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।